आइस ब्रेकिंग की थोड़ी उम्मीद की जा रही है और ऐसे लग रहा है जैसे रास्ता नेशनल डायलॉग का सुप्रीम कोर्ट से होकर निकलेगा। उसकी वजह ये बनी, जैसे इंट्रो में भी हमने देखा, कि सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम केस में हुकूमती अपीलों पर फैसला महफूज कर लिया है। नैब तरामीम क्या थी वो तो कहीं पीछे बात रह गई। जो बात गूंज रही है इस वक्त मुल्क में वो है कि डायलॉग होना चाहिए, और ये सजेशन दे रहे हैं जज साहिबान इमरान खान साहब को। इमरान खान साहब की पिछली पेशी पर लाइव ब्रॉडकास्ट की इजाज़त नहीं मिल सकी थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। उसकी रीज़न ये दी गई कि सियासी बातें नहीं होनी चाहिए इस तरह से ब्रॉडकास्ट। लेकिन आज जब वो लाइव थे मौजूद सुप्रीम कोर्ट में समाअत के दौरान, तो जो उनकी बातचीत हुई, मैं चाहती हूँ उससे मैं कनेक्ट करूँ अपना सवाल, कि उन्होंने ये बताया कि भाई नैब का चेयरमैन कैसे अपॉइंट होता रहा माजी में। थर्ड अंपायर किया करता था क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन राज़ी नहीं होती थी। फिर उसके बाद जब थर्ड अंपायर अपॉइंट करता तो थर्ड अंपायर ही नैब को देखता था उनके दौर में भी। जब उन्होंने ऐसे हेल्पलेसनेस शो की तो इस पर जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि जो बातें आप कर रहे हैं मुल्की हालात के हवाले से, मामलात के हवाले से, वो खौफजदा कर रही हैं। अगर हालात इतने ख़तरनाक हैं तो आप साथी सियासतदानों के साथ बैठ कर हल करें। जब आग लगी हो तो ये नहीं देखते कि पाकी ना पाकी क्या है, आप पहले आग बुझाते हैं। इमरान खान साहब ने इस मौके पे कहा कि मेरी आखिरी उम्मीद सुप्रीम कोर्ट से है। उस पर अतर मिनल्ला ने कहा बदकिस्मती से आप जेल में हैं, आपसे लोगों की उम्मीद है। अच्छा, जमाल मंदोखेल साहब ने इस पर कहा कि हम आपकी तरफ देख रहे हैं, आप हमारी तरफ देख रहे हैं, लेकिन अगर मुल्क को कुछ हुआ तो अदलिया नहीं सियासतदान जिम्मेदार होंगे। इस पर जो ज़्यादा बड़ी बात जिसको वेटेज देना बनता है वो चीफ जस्टिस साहब के ये रिमार्क्स थे कि डायलॉग से कई चीज़ों का हल निकलता है। इससे पहले तो चीफ जस्टिस साहब ये समझते थे कि सियासी बात नहीं करनी चाहिए इस केस के दौरान, लेकिन उन्होंने ये बात की। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपने इमूवेबल इरेजिस्टिबल फोर्स के कोलिजन की बात की थी और वो बात अब साबित होती दिखाई दे रही है। इससे पहले कोई सानहा हो जाए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये सजेशन आना, ये रास्ता दिखाना, इमरान खान साहब इस रास्ते पर चलेंगे? नहीं चलेंगे। हमें ये सिखाया गया था कि जस्टिस इज़ ब्लाइंड। इसीलिए आपने देखा कि जब वो स्केल्स के अंदर जो खातून जो है वो स्केल्स को पकड़े हुए उसके ऊपर आंखों के ऊपर तराजू पकड़े, हाँ जी, आंखों पे पट्टी होती है कानून। यहाँ ऐसे लगता है कि पट्टी उठा ली गई है, या एक आंख से ऊपर है, या एक आंख से ऊपर है, और उस आंख से जो नज़र आ रहा है वो एक पॉपुलर लीडर और एक पॉपुलर पार्टी नज़र आ रही है। इसलिए फैसले उस पॉपुलर लीडर और उस पार्टी के हक में जा रहे हैं। ये बात सबको इस मुल्क में नज़र आ रही है, ख़ुसूसन पीटीआई तो बहुत खुश है कि ये बात हो रही है जी। और इसी वजह से जो हुकूमत है वो बहुत खौफज़दा है। और जो ये इशारा किया है कि आप जेल में हैं, तो जेल में बैठ के कैसे होता है, बाहर आए आप, और रास्ता ये दिखाया जा रहा है कि आप पार्लियामेंट में जाके बात करें और बाहर आएँ, यही है ना। मगर ये भी उनको इल्म है कि जो मैं हमेशा कहता हूँ, इरेजिस्टिबल फोर्स मीटिंग इमूवेबल ऑब्जेक्ट। खान साहब इज़ द इरेजिस्टिबल फोर्स। इमूवेबल ऑब्जेक्ट जो है दैट इज़ द इस्टेब्लिशमेंट। और ये ना हो कि फिर एक ऐसी स्टेज आए कि खान साहब जो है सारे केसेस उनके हक में जाए। और देखिए, बात यह है कि खान साहब ने एक दफ़ा नहीं 10 दफ़ा ये कहा है कि मैं किसी सूरत में भी पार्लियामेंट के अंदर बैठ के कोई डील नहीं करना चाहता। वो तो पार्लियामेंट को तस्लीम ही नहीं करते। काफ़ी अरसे से उनका यही मौक़िफ़ रहा है कि चोरों की पार्लियामेंट है, मुझे तो इसमें बैठना नहीं शौक। और वो वन पार्टी सिस्टम बनाना चाह रहे हैं, और उस वन पार्टी सिस्टम के ऊपर उनका ये फैसला है कि ये सारे बाकी करप्ट हैं, इसलिए इनको अब कोई ज़रूरत नहीं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की, मुझे वन पार्टी सिस्टम चाहिए और आई वांट टू बी द रूलर। तो मैं समझता हूँ कि दिस इज़ वेयर इट इज़ हेडेड। तो मेरा जो पहला मौक़िफ़ था और जो तज्ज़िया है वो बरकरार है कि हम एक ऐसी गली में जा रहे हैं जहाँ से अब सारी दीवारें जो हैं वो क्लोज इन होती जा रही हैं और आगे की जो रास्ते दरवाजे बंद होते जा रहे हैं। वो फिर जब बंद हो जाएंगे तो फिर एक ही तरीका होता है टू ब्लास्ट योर वे आउट ऑफ इट, और कोई रास्ता नहीं होता पीसफुल तरीका। और मैं इसलिए भी कह रहा हूँ कि पीटीआई के अंदर इस वक्त कोई अग्रीमेंट नहीं है कि बात अगर करनी भी है कि नहीं करनी, और अगर करनी है तो किससे करनी है। खान साहब तो कहते हैं बात करने की क्या ज़रूरत है, मैं इनोसेंट हूँ, आपने ज़्यादती की, आप रास्ते में से हटे, अच्छा, मुझे वापस मेरी कुर्सी पे लेके आए और फिर देखते हैं क्या होता है, उसके बाद देखेंगे। और उधर अलवी साहब जो हैं, जो अभी अभी सदर के मकाम से उतरे हैं, नीचे ज़मीन पे पाँव रखे हैं उन्होंने, उनका ये मौक़िफ़ है कि हमने हुकूमत के साथ तो बात नहीं करनी, जो कि खान साहब का मौक़िफ़ है।
हमने पार्लियामेंट के अंदर तो बात नहीं करनी, क्योंकि हुकूमत के अंदर तो पार्लियामेंट के अंदर ही हुकूमत से बात होगी ना। पार्लियामेंट के बाहर जो है वो किसी और से भी बात हो सकती है। मगर खान साहब ने तो कुछ नहीं कहा किससे बात करनी है नहीं करनी। मगर अलवी साहब ये क्या कह रहे हैं, अलवी साहब ये कह रहे हैं कि हम घर के चौकीदार से बात नहीं करेंगे, ना माली से, ना ठेले वाले से, घर के मालिक से बात। और अगर चौकीदार ने घर के मालिक को बाहर निकाल के खुद घर का मालिक बन गया तो फिर चौकीदार से बात कर लेगा, ये भी कहा। तो उसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि हम पाकिस्तान की अफवाज से बात करेंगे, इस्टेब्लिशमेंट से बात करेंगे, हम इन फॉर्म 47 वालों से हम बात नहीं यही करेंगे। बात इमरान खान साहब ने भी कही, खान साहब यही कह रहे हैं। हाँ। तो बात वहीं आती है कि हमें इस्टेब्लिशमेंट ने निकाला, और खान साहब तो यही कहते हैं ना कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस तो इस्टेब्लिशमेंट ने कराया हमारे खिलाफ, और अब इस्टेब्लिशमेंट जो है ये हुकूमत को, जिसको पपेट हुकूमत को ले आई है, इसको निकाले और मुझे वापस अपनी मेरी जगह पे लेके आए। तो वो तो इसलिए ये जो जजेस साहब की तजवीज़ है ये कहीं नहीं जाएगी। एक और ऑप्शन भी तो आया अदालत के सामने, वो ये था कि चीफ जस्टिस ने फारूक एच नाइक साहब को बानी पीटीआई के सामने किया और कहा कि ये रुकने पार्लियामेंट है, दुश्मन नहीं, पार्लियामेंट में बैठकर मसाइल हल करें। अच्छा, वो फारूक एच नाइक साहब आसिफ अली जरदारी साहब को रिप्रेजेंट करते हैं, वैसे भी आसिफ अली जरदारी साहब कह रहे हैं इख्तलाफ ख़त्म करके हम सबको मिलकर आगे चलना चाहिए। फारूक एच नाइक साहब ने कहा हमने अपने दरवाजे हमेशा खुले रखे। एतजाज़ एहसन साहब कह रहे हैं कि बानी पीटीआई अगर बैक चैनल से आसिफ अली जरदारी से मिलें तो सदर जरदारी उनके लिए बहुत से दरवाजे खोल सकते हैं। ऐसा भी कोई ऑप्शन हो सकता है कि अगर अदलिया नहीं तो ऐवान सदर? नहीं, ये भी नहीं हो सकता। जरदारी साहब कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ नाराज़ हो जाएगी। या तो इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से उनको कोई पैगाम आए कि आप कोई रोल अदा करें, इसको न्यूट्रलाइज करें, इसकी जो थ्रेट है उसको न्यूट्रलाइज करें। अच्छा। तो जरदारी साहब वो कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। मगर क्या इमरान खान जरदारी साहब के साथ बैठने के लिए तैयार है? नो, वो ये नहीं समझता कि मैं प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा हूँ, मैं सुप्रीम कमांडर या एक न्यूट्रल प्रेसिडेंट के साथ बात कर रहा हूँ। वो ये समझता है कि जरदारी साहब इज़ पार्ट ऑफ दिस सेटअप। और बाय द वे, इफ़ आई मे से सो, मेरा ख्याल है जरदारी साहब का बहुत अहम रोल है इन दिस सेटअप। उसकी वजह यह है कि अगर जरदारी साहब ये इंसिस्ट ना करते 2022 में तो पीडीएम की गवर्नमेंट उस वक्त ना बनती। जरदारी साहब ने इंसिस्ट किया था हमने पावर लेना है और हम ये इकोनॉमिक क्राइसिस को हल कर सकते हैं, और इसके ऊपर बहुत सी एविडेंस भी है कि जरदारी साहब की वजह से ये सारा कुछ वहाँ बना। अगर नवाज शरीफ साहब की बात मानी जाती तो ये उस वक्त इलेक्शंस हो जाते। और उसके बाद भी जरदारी साहब ने जो गेम खेली है उसके साथ क्या किया है कि प्रेसिडेंसी ले ली है, सिंध ले ली है, और कोई जिम्मेदारी नहीं ली। ये जो महंगाई हुई, ये जो सारे IMF के साथ जो मुआहदे हुए, और अब भी जो कोर इश्यूज हैं उसके ऊपर पीपल्स पार्टी इस हुकूमत के साथ नहीं है। तो जरदारी साहब तो थोड़ी सी लंबी गेम खेल रहे हैं। अच्छा। उन्हें इस बात का एहसास है कि अगली गेम जो होगी, अगली गेम जो होगी वो एक तरफ इमरान खान साहब होंगे और दूसरी तरफ नून लीग नहीं होगी। और मौलाना तो खैर वैसे ही साइड लाइन हो गए हैं, और नून लीग भी हो रही है अब, और रह जाएगी पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी रीजनल पार्टी है, वो अपना रीजनल बेस बरकरार रखेगी। हाँ। तो उन्होंने तो जो हुकूमत इस्लामाबाद में आएगी उसके साथ बैठ के काम करना है, खा वो इमरान खान की हो या कोई भी हो। और अगर किसी के साथ नहीं करना तो सिंध तो लेके बैठना है उन्होंने। तो इसलिए वो इस्टेब्लिशमेंट के हमेशा करीब रहेंगे। जो भी इस्टेब्लिशमेंट का सरबराह हो वो जरदारी साहब इस्टेब्लिशमेंट के करीब रहेंगे। चले, ये तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मफादात हैं और उसके लिए वो रास्ता जो अडॉप्ट करेंगे वो उस पर सही जा रहे हैं, कामयाब जा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बड़ी तवज्जो के काबिल हैं, जैसे अब सेनेटर फैसल वावडा साहब तौहीन अदालत के में उन्हें बुलाया जा चुका है ऑलरेडी, और काफ़ी वो दबंग किस्म के बयान भी देते हैं। उन्होंने एक ट्वीट में कहा है कि कल के इख्तलाफी नोट के बाद अगर कोई बहुत मशहूर है तो इसके लिए कानून मुख्तलिफ होने की तजवीज़ है। अगर कोई मशहूर गुलकार कत्ल के जुर्म में मुलविस हो तो क्या इसके लिए अलग कानून होगा? अच्छा, अतर मिनल्ला साहब की जो आपने इससे पहले हवाला दिया, तो उन्होंने ये बोला कि सबसे बड़ी सियासी जमात के सरबराह होने के नाते बानी पीटीआई इमरान खान को लाइव दिखाना किसी कानून के खिलाफ वर्जी नहीं है। प्रॉक्सी होने की बात भी अतर मिनल्ला साहब ने की। फिर जब वज़ीर आज़म ने काली भेड़े कहा आला अदलिया में मौजूद साबिका जजेस, मौजूदा जजेस, तो उसका जवाब भी अतर मिनल्ला साहब की तरफ से आया। इस बात को लेकर सब बहुत हैरान हैं कि ऐसा क्यों? देखिए, मेरी जो अपनी राय है वो अपनी जगह पे मैं अभी कुछ उसके बारे में भी जिक्र करूँगा। मगर इस वक्त जो बाहर जो राय चल रही है मीडिया के अंदर भी और बाहर भी, पीटीआई वाले बड़े खुश हैं अतर साहब से, और बाकी सब जो है वो कहते हैं कि ये बायस हो चुके हैं। अगर इन्होंने अपनी आंखों पे पट्टी नहीं डालनी
तो फिर वो तो ख़ुद तस्लीम कर रहे हैं कि हम पॉपुलर पार्टी जो है उसका सामने रखना पड़ेगा इस बात को। अब बात यह है कि ये बहुत बायस्ड किस्म की व्यू है और मुझे अफसोस है इस बात का कि इल्ज़ाम जो लग रहा है वो यही लग रहा है कि ये पॉपुलर होना चाहते हैं। अच्छा। और पॉपुलिज्म का ये भी शिकार हो रहे हैं, हालांकि जजेस को ऐसे नहीं होना चाहिए। अब ये मैं एक आम तासुर, जब मैं पीटीआई वालों को मिलता हूँ तो वो खुल के ये बात कहते हैं, और जब मैं दूसरों को मिलता हूँ तो वो कहते हैं कि अब तो नज़र आ गया कि ये इनका क्या राय है और ये इनकी क्या सोच है, और ये कोई जुडिशल सोच नहीं है, ये पॉलिटिकल सोच है। अब मैं आपको ये बताऊँ, मुझे इसलिए अफसोस है कि मिनुल्लाह साहब इस किस्म का रवैया इख्तियार कर रहे हैं या ये इस किस्म के बयान दे रहे हैं जिसके साथ ये एक तासुर पैदा हो रहा है। ये तासुर सही हो या गलत हो अलग बात है, वो इनकी ज़मीर खुद जवाब देगी। मगर बात यह है कि मुझे एक केस याद है जहाँ मैं बहुत लेट डाउन फील किया था। नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड थे और आउट ऑफ द कंट्री थे, इनके ऊपर पाबंदी लगा दी अदालतों ने और पेमरा ने कि ये इनके बयान नहीं छपेंगे, ये टीवी पे नहीं आएंगे, और मौक़िफ़ ये लिया कि ये कॉन्विक्ट है। मैंने उस वक़्त एक बड़े अहम वकील हैं उनसे रब्ता किया और मैंने उनसे कहा कि ये केस टेकअप करें, बिकॉज ये इट इन्फ्रिंजेस माई राइट एज अ जर्नलिस्ट ऑन द फ्रीडम ऑफ स्पीच। इसका ताल्लुक कन्विक्शन से नहीं है, इसका ताल्लुक मेरी फंडामेंटल राइट से है कि आई कैन टॉक अबाउट हिम ऑन एनी स्क्रीन और एनी वेयर आई लाइक। तो उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया और उन्होंने कहा ठीक है आप पिटिशनर बन जाएं, मगर कोई साथ और भी साथी ले लें ताकि केस जो है वो काफ़ी सारे लोग हो जाएं उसके अंदर। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने जो सीनियर सहाफ़ी हैं इस मुल्क के उनसे रब्ता किया, जिसमें आसमा शराजी साहिबा भी थी और हामिद मीर साहब भी थे और लोग भी थे। तो मेरे साथ सब ने इत्तेफाक किया कि ठीक है ये हम पिटिशनर आपके साथ बनते हैं और इसको चैलेंज करते हैं। ठीक है, बिकॉज उसी वक्त सिर्फ एक ही शख्स के ऊपर ये पाबंदी थी जी। तो हमने फिर इस वकील को कहा कि आप केस टेकअप करें। उन्होंने एक और अच्छी तजवीज़ दी, उन्होंने कहा ये बड़े अच्छे सीनियर जर्नलिस्ट ले लिए आपने, बड़ा अच्छा किया। अच्छा। मगर आप ऐसे करें कि कोई एक ऑर्गेनाइजेशन भी साथ ले लें। अच्छा। तो फिर हमने रब्ता किया HRCP से और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट से, और उन्होंने भी इत्तेफाक किया, उन्होंने कहा हमें भी पिटिशनर बना दें। तो एक अच्छी खासी तगड़ी पिटिशन बनी विद ऑल ऑफ अस। अच्छा। जिसकी शुरू मैंने की थी। आई वॉज ओरिजिनल पिटिशनर, बाकी लोग साथ ज्वाइन किया। सबको, कुछ लोगों को मैंने कन्विंस किया, कुछ लोगों को जिनको मैंने कन्विंस किया उन्होंने कन्विंस किया। तो जनाब हमने पिटिशन बनाई और उससे पहले कि वो पिटिशन लॉज हो गई फॉर हियरिंग, और लॉज हो गई हियरिंग बिफोर अतर मिनुल्लाह साहब। अच्छा। उसके बाद क्या हुआ कि कुछ PTI की तरफ से पुश बैक आया। मैं जी ये तो सारे नवाजू जर्नलिस्ट हैं, ये तो नवाज शरीफ चोर के हामी हैं एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब HRCP और PFUJ और बहुत से लोग होंगे, उसमें 2-3 लोग जो कि सिंपैथेटिक थे, मगर मोस्टली इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट थे। तो जब पुशबैक आई तो उसमें बदकिस्मती से 3 जर्नलिस्ट इस लिस्ट में से, उनके ऊपर जब प्रेशर आया तो वो अनफॉर्चुनेटली, ट्रेजिकली इन माय व्यू, वो पीछे हट गए। उन्होंने बयान दे दिया कि हम इस पिटिशन से पीछे हटना चाहते हैं, हम अपना नाम रिमूव करना चाहते हैं। और ये एक्सक्यूज़ दिया, हमें तो पता ही नहीं था कि ये तो नवाज शरीफ स्पेसिफिक है। अच्छा। और इसलिए हम तो नहीं चाहते कि हम किसी पार्टी की पिटिशन के हामी में। हालांकि पिटिशन बड़ी वाज़ेह थी कि ये होना नहीं चाहिए, इस किस्म की पाबंदी किसी के ऊपर नहीं लगनी चाहिए, खा वो कॉन्विक्ट हो या नहीं। ठीक। अब वो सिर्फ क्योंकि एक नवाज शरीफ ही था तो इसलिए उन्होंने फिर, हालांकि पिटिशन के अंदर नवाज शरीफ का नाम नहीं था। तो वो जब पीछे हटे, उन्होंने अनाउंस किया कि हम पीछे हट रहे हैं, तो उसके साथ प्रेशर पड़ गया बाकी लोगों के ऊपर कि ये ना हो कि हमें अब प्रो नवाज का कहला दिया जाए। अच्छा। मेरे पे प्रेशर आया कि आप विड्रॉ कर लें। मैंने कहा मैंने नहीं विड्रॉ करनी। मेरे बाकी साथियों ने भी, जिसमें और भी लोग थे जिनका मैंने नाम लिया, और उन्होंने कहा हम नहीं पीछे हटते। तो वकील साहब ने ये फैसला किया और हमसे नहीं कंसल्ट किया। वकील साहब ने इधर उधर 1-2 लोगों से जो पिटिशनर थे उनसे कंसल्ट करके ये पिटिशन विड्रॉ कर ली। और हमें पता चला, मुझे और मेरे साथियों को पता चला, जबकि ये अखबार में या ट्विटर पे आ गया कि पिटिशन विड्रॉ हो गई है। मुझे इस चीज़ का अफसोस है कि काश उस वक़्त भी इसी किस्म के तकाज़ु के अंदर
ये सारा कुछ जज किया जाता। और वो दिन था और आज का दिन है। क्या उस वक़्त नवाज शरीफ की मेजॉरिटी ओवरऑल नियरली 2/3 मेजॉरिटी नहीं थी? वॉज ही नॉट अ पॉपुलर लीडर? नहीं, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि आज की पॉपुलर लीडर इज़ पॉपुलिज्म। उस वक़्त का पॉपुलर लीडर वॉज नॉट पॉपुलिस्ट। वो पॉपुलिज्म नहीं थी। पॉपुलिज्म या मेजॉरिटेरियनिज्म जिसे कहते हैं, वो एक किस्म की नियो फाशिज्म होती है, वो वन पार्टी स्टेट होती है।